सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और डॉक्टर अनूप जी से अनुरोध करता हूँ कि शुरू में एक 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भी उनको किडनी के बारे में, मूत्र बीमारियों के बारे में बताना है, बताएँगे। बाद में हमारे पास बहुत सारे लगभग 300 प्रश्न आए हैं अभी तक। राइट स्क्रीन पे और भी प्रश्न चले आ रहे हैं, उनके बाद में उत्तर भी देंगे। धन्यवाद अनूप धन्यवाद। जी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, मुझे आज बुलाने के लिए। और मैं आपकी जो संस्था है, जो इतने दिनों से आप अच्छा काम करते आ रहे हैं, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास, उनके जुड़े जितने तमाम अधिकारी हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। ज़रूरी कार्यक्रम जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी डिजीज़ के बारे में। तो पहले मैं बहुत शॉर्ट में एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन 5-10 मिनट का आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किडनी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा-सा फ़ंक्शन के बारे में बताएँगे करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम ये बताएँगे। तो मैं एक प्रेज़ेंटेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब। तो आपको प्रेज़ेंटेशन अभी दिख रही है हमारी? अभी नहीं आ रही डॉक्टर साहब। अभी नहीं आ रही, ओके। अब आपको दिख रही होगी। अब प्रेज़ेंटेशन आपको दिख रही है मिश्रा जी? जी, डॉक्टर साहब। आपका प्रेज़ेंटेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओके। हम थोड़ा-सा इंटरनेट को ठीक कर रहे थे। 1 मिनट, जी, हम आपको इंटरनेट ठीक कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी। अब आपको आई थिंक प्रेज़ेंटेशन दिख रहा होगा। दिख रहा है डॉक्टर साहब। हाँ जी, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं किडनी डिज़ीज़ के जी, शरीर में 2 किडनीज़ होती हैं, राइट और लेफ्ट। जब यहाँ से यूरिन बनता है, यूरिन बनता कैसे है? अगर हम शॉर्ट में बताएँ, जो भी हम बॉडी में खाते हैं और उसका प्रोटीन का मेटाबॉलिज़्म होता है, वो सारा जो उसका वेस्ट होता है, वो किडनी के थ्रू निकलता है। वो यूरिन के रास्ते किडनी से यूरेटर में जाता है, जो नली होती है, जो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ एक नली है। इस नली के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यहाँ पर पेशाब इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से पेशाब बाहर निकलता है। तो हमारे पेशाब के जो रास्ता है, उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। 2 किडनीज़ होती हैं, ये 2 नलियाँ हैं, इसको यूरेटर बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर हम पेशाब को इकट्ठा करते हैं और यहाँ से हम पेशाब को बाहर निकाल देते हैं। तो जो सबसे कॉमन बीमारियाँ देखी जाती हैं किडनी बीमारियाँ, वो होती है पथरी। अब पथरी के बारे में हम अभी बाद में विस्तार से बात करेंगे, बट हम बताना चाहते हैं कि जो पथरी होती है, जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस तरह से पथरी अंदर किडनी के अंदर जम जाती है और उसके कारण मरीज को डिफरेंट तरह से परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे दर्द होना, उल्टी आना, कभी खून आ जाना, ये सब कारण इसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे पानी कम पीना, या कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे ब्लड में और यूरिन में, जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन बना देते हैं। तो ये अभी हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि जो बीमारियां हैं, सबसे पहले कॉमन किडनी स्टोन है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। किडनी स्टोन, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी आती है, वो किडनी कैंसर होती है। जैसे आप देख रहे हैं, 2 हमारी किडनी है और यहाँ पर एक कैंसर बन गया है। तो ये कैंसर जो होता है, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो
बार बार मल्टीप्लाई करती रहती हैं और वो पहले शुरू में किडनी के आसपास रहती हैं, उसके बाद किडनी के बाहर चला जाता है कैंसर और शरीर में फैल जाता है। तो ये किडनी कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, कैसे हम इसको बचाव कर सकते हैं, ये भी हम आने वाले प्रश्नों में इसका जवाब देंगे। अभी हम आपको खाली एक इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, रूपरेखा दे रहे हैं कि ये बीमारी भी किडनी में होती है, इसको कैंसर के रूप में कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसका कैंसर हो या स्टोन हो, इसका इलाज के बारे में बात करते हैं। आजकल बड़ी तरक्की कर ली है विज्ञान ने। हम दूरबीन के द्वारा, इसको 3D लैप्रोस्कोपी होता है, छोटे छोटे पंक्चर होल करके हम इसको किडनी के कैंसर को निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है। और ऐसा ही अब नया जो आधुनिक तकनीक है वो रोबोट आ गया है। रोबोट से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बैठते हैं कंसोल पर, यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है और हम यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, जो ट्रांसमिट होके यहाँ से पेशेंट के जो एब्डोमेन है उसमें सर्जरी हो रही है। तो हम रिमोटली कंट्रोल करते हैं और रोबोट के द्वारा सूक्ष्म तरीके से सर्जरी करते हैं, चाहे पथरी की सर्जरी हो, कैंसर की सर्जरी हो, और आज तो किडनी ट्रांसप्लांट भी हम रोबोट से कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सफदरजंग अस्पताल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था और हमको बताते हुए बड़ी खुशी है कि अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है और करीबन 150 से ज़्यादा मरीजों को इस रोबोट की सहायता से मुफ्त में बिल्कुल जो है इसकी सुविधा दी गई है और पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे पथरी हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो। ये एक और हमने फिगर दिखाया है कि जब कैंसर बन जाता है तो हम रोबोट के जरिए इस कैंसर को निकाल कर और कैंसर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रांसप्लांट यानी किडनी फेलियर, जो कि आजकल के दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हम जानते हैं कि जो किडनी जब खराब हो जाती हैं तब किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सरल भाषा में हम दिखाना चाहेंगे, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है एक नई किडनी हम एक डोनर से लेते हैं और यहाँ पर राइट साइड में नॉर्मली हम उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो एक नया किडनी पेशेंट के अंदर आ जाता है और उसके बाद जैसा हमने यहाँ दिखाया है सरल तरीके से, यहाँ पर उसको जोड़ दिया जाता है और फिर ये किडनी जो है, आप देखें, ये किडनी है जो हम निकालते हैं पेशेंट के डोनर से और उस किडनी को फिर हम प्रॉपरली पूरा इसको परफ्यूज करते हैं, इसको तैयार करते हैं। और ये देखिए, ये पेशेंट इसने किडनी दी है, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, दूरबीन से इसको निकालते हैं और ये हम सर्जरी कर रहे हैं स्पेसिफिक लूप लगा के, या किडनी को अंदर लगाया जा रहा है पेशेंट के अंदर। और आप देखेंगे कि ये किडनी लग चुकी है, नई किडनी है, आप देख रहे हैं ये पेशेंट के अंदर लग चुकी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रक्त प्रभाव है, किडनी बिल्कुल सफलता से काम कर रही है। तो ये कुछ हमने दिखाना चाहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कैसा लगता है और मरीज जो है बहुत अच्छा कई कई सालों तक जो है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आराम से जो है जिंदगी व्यतीत करता रहता है। और ये भी बताना चाहेंगे कि एक हमारा पेशेंट है जिसने ट्रांसप्लांट कराया और उसके बाद उसका बच्चा भी हो चुका है अब, तो यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कितनी सक्सेसफुल लाइफ हो सकती है, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि हमारे माननीय जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट और जो ऑर्गन डोनेशन की मुहिम में सहायता करने के लिए लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने विज्ञान भवन में इस जो अनोखी जो हमारी पहल थी कि हम पूरे विश्व भारत में ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें हमारा सहायता की थी और हम उनके बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इसमें आकर हमारी हेल्प की, जिसमें देदान ददीची समिति भी हमारे साथ थी। तो अब हम इसमें ख़त्म करना चाहेंगे छोटी सी जो हमने प्रेजेंटेशन करी है कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में ऑर्गन्स की बहुत कमी है, तो हम माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी लोग स्वस्थ हैं वो मरने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग जिनको ज़रूरत है वो उनके काम आ सकते हैं। हमने अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर रखे हैं और हम आशा करेंगे कि बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो भी इसके आगे आके इसको आगे आके अपना ऑर्गन को प्लेज करें। धन्यवाद। तो मिश्रा जी, ये हमारी प्रेजेंटेशन था, छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने दिखाया जिसमें हमने स्टोन, कैंसर और किडनी फेलियर ट्रांसप्लांट को कवर किया। अब बाकी क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसमें हम बाकी सब इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी, आपने तो मेरी भी आंखें खोल दी है किडनी खुली हुई देख के कि ये कैसे कैसे ऑपरेशन होता है, इन अंगों का किस प्रकार से काम करना होता है और
किडनी बदलने के बाद बच्चा भी पैदा हो सकता है। हमारे ग्रामीण दर्शक हैं जिनके मन में भ्रांतियां होती है कि इसकी किडनी खराब हो गई, अब इसकी शायद शादी भी नहीं होगी। तो हाँ आपने तो जी। हमारे दर्शकों के लिए बहुत वाहवाही वाली बात कही है कि इसलिए भ्रमित ना हो। आज का इसीलिए हमने सब्जेक्ट भी बड़े चयन करके लिया है कि किडनी रोगों की समय पर सावधानियां बरतें जिससे भविष्य में लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। मेरे पास अनेक दर्शकों के प्रश्न आए हैं। उसके पहले मैं आपसे कह दूं कि जो आपने दधीचि देहदान समिति की बात की है, आपने अपने पीछे विज्ञान भवन में स्वर्गीय भारत रत्न नानाजी देशमुख की बात की है। नानाजी देशमुख की पूरी कर्मस्थली चित्रकूट गोंडा रही है। उस क्षेत्र के बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि नानाजी के नाम पे सभी लोगों को शायद संकल्प लेना चाहिए कि मरने के बाद हमको अग्नि में ही जाना है। इसलिए अच्छा है कि अगर हम अपने अंग दान करके जाएंगे, जो नानाजी ने स्वयं किया था। मैं उस समय 27 फरवरी को एम्स में उनका अंगदान का कार्यक्रम हुआ था, मैं वहां मौजूद था। तो नानाजी के अंगों को दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होने के बाद नया जीवन मिला होगा। अपने सभी वेबिनार में भाग लेने वाले देश विदेश के दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी ऐसा कोई संकल्प पत्र लें। और दधीचि देहदान समिति के बारे में डॉक्टर साहब भी कुछ बताएंगे, कुछ मेरे पास जानकारी है, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे को एक हमारे विनीत रावत जी ने प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है। यदि एक काम बंद करना देती है तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन पहली किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसी समय हमें कैसे पता चल सकता है, या उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है जिससे हमारी दूसरी ठीक रहे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि आपने पूछा कि जब हमारी एक किडनी खराब होना शुरू करती है, तो दूसरी किडनी जो है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है वो अपना फंक्शन से ज़्यादा बेहतर फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो ये भगवान ने हमें एक तरह का वरदान दिया है सभी मनुष्यों को कि अगर हमारी एक गुर्दा कम काम कर रहा है, खराब हो जाता है, तो दूसरा गुर्दा ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ आपने पूछा कि कैसे पता लगे कि गुर्दा खराब हो रहा है। तो अगर एक ही गुर्दा खराब हो रहा है, तो हमारे जो लक्षण है वो अलग आते हैं। अगर दोनों गुर्दे खराब हो गए तो लक्षण अलग आते हैं। तो बात जी। करते हैं अगर एक गुर्दा खराब हो रहा है, अगर एक गुर्दा खराब हो रहा है, तो मान के चलिए उसमें या तो पथरी हो सकता है, या कैंसर भी हो सकता है, या कोई रुकावट हो सकती है पेशाब के रास्ते में जिसकी वजह से पेशाब रुक गया और उस गुर्दे को खराब कर रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं किडनी फेलियर की, तो वो दोनों गुर्दों में लगभग बिल्कुल सेम इफेक्ट करता है। लेकिन अगर एक ही गुर्दा खराब हो रहा है, उसमें कारण होता है जैसे मैंने बताया पथरी, कैंसर या पेशाब में रुकावट। तो मरीज को क्या सिम्टम आएंगे, पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेट जो किडनी होती है हमारी अपर एब्डोमेन में होती है, राइट या लेफ्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसको पेशाब में जलन हो सकता है, उसको बुखार आ सकता है, उसको पेशाब में खून आ सकता है, इसके अलावा उसको उल्टी आ सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं शुरू में, जो कि पथरी हो या कैंसर उसमें आ सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे लक्षण उसके चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ हमारा संदेश ये रहेगा, किसी भी दर्शक जो ये सुन रहे हैं, अगर उनको पेट में दर्द है, उनको हिस्ट्री है पहले पथरी की या कैंसर की फैमिली में, तो उनको तुरंत अपनी जांच समय पे करा लेनी चाहिए, ताकि हम उसको इनिशियल फेज में ही डिटेक्ट कर लें। अगर पथरी है या कैंसर है या रुकावट है, तीनों का इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर हम समय पर उसको डिटेक्ट कर लें, तो पेशेंट को हम हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए जो लक्षण हमने बताए, ये शुरुआत के सिम्टम्स अगर किसी को हो रहे हैं, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं और वो रूल आउट कर देंगे कि किडनी में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक हमारे दर्शक है कि किडनी में स्टोन क्यों बनती है, स्टोन बनने के प्राइमा फेसी लक्षण क्या होता है? ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आरपी नायक पलेरा से पूछ रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष जो है कि किडनी स्टोन के लिए एंडेमिक माना जाता है। मतलब हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पथरियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पर पथरियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो पथरी क्यों बनती है? सबसे पहला कारण है कि हमारा जो पानी का इंटेक होता है बॉडी का, वो कम अगर हम लेते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नॉर्मल इंसान को 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। जो मनुष्य
कम पानी पीते हैं उनमें पथरी बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा कारण होता है हमारे खान पान, डाइटरी हैबिट्स। अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिनसे उसकी मात्रा हमारे ब्लड में और यूरिन में बढ़ जाती है, जैसे कई लोग नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं उनमें एक स्पेशल तरह का स्टोन होता है, यूरिक एसिड स्टोन, वो बन जाता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो लोग ज़्यादा हरी पत्तियाँ सब्जियाँ खाते हैं। तो ऐसी कुछ हैबिट्स देखी गई हैं जिनसे स्टोन ज़्यादा बनते हैं। उसके अलावा जो कारण होता है वो हमारा जेनेटिक होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्टोन बना है तो आपके स्टोन बनने के कारण उसके रीज़न ज़्यादा हो सकते हैं और आपको संभावना है कि स्टोन ज़्यादा बन सकता है। तो ये तो 3 कॉमन कारण हुए। चौथा कॉमन कारण हो सकता है कि अगर आपके पेशाब में कहीं भी रुकावट है, तो भी पथरी ज़्यादा बन सकती है। और 5वां कारण ये हो सकता है कि अगर कई बार आप कुछ इस तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खाने की वजह से भी आपके किडनी में कोई फ़र्क पड़ रहा है, किडनी जो है खराब हो रही है, उसमें भी आपको कैल्सिफिकेशन बन के स्टोन बन सकता है। तो ये हमने कुछ कारण बताए। अब लक्षण उन्होंने पूछे। सबसे पहला लक्षण होता है दर्द होना, तेज से दर्द होता है, कई पेशेंट्स में उल्टी आती है और पेन रेडिएट करता है अपर एब्डोमेन से नीचे की तरफ। जैसे-जैसे पथरी नीचे जाती जाती है, जैसे नली में जाएगी गुर्दे से, तो पेन जो है नीचे जाता जाएगा, आपकी लिंग की तरफ पेन चला जाता है। उसके अलावा पेशाब में खून आ सकता है, बुखार आ सकता है, ये सब कुछ लक्षण हैं जो पथरी के माने जाते हैं। और अगर हम पथरी को नज़रअंदाज कर दें, ये पथरी आगे जाके गुर्दे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर शुरुआत के लक्षण आपको दिखते हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ और इसका जो है उपचार करा लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक छतरपुर से राजू सरदार जी हैं, इनका कहना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किडनी स्टोन और यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कई गांवों में बड़ा हार्ड वाटर है, क्या उससे भी इस पे प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल, और बहुत ही और दूसरा, कोरोना के उपचार के बाद किडनी पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? कई मरीज घरों में बंद हैं, डर के मारे वो निकल नहीं रहे हैं, उनको यूरिन में प्रॉब्लम है, आपके अस्पताल तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव है क्या? पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बुंदेलखंड हमारा भारत का ऐसा इलाका है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ पर बहुत ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जैसे हम बता रहे थे, वहाँ के जो लोग हैं जो रहते हैं उनको अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना पड़ेगा। गर्मियों में 3 लीटर फ्लूइड यानी किसी भी तरह का तरल पदार्थ 3 लीटर पिएं और सर्दियों में 2 लीटर के अराउंड पिएं। तो एक तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है। दूसरा, आपने सही बताया, वहाँ के पानी में मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप जहाँ तक हो सके अगर आप आरओ लगा सकते हैं तो आरओ प्लांट का पानी यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी कंसंट्रेशन मिनरल्स की कम हो जाएगी और पथरी बनने की आपकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें वो कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पीना है, दूसरा आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे स्टोन कम बनता है, जैसे कि संतरा और नींबू। अगर आप संतरा नींबू का ज़्यादा सेवन करेंगे, आपको पथरी कम बनने के चांस होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य हैं जिससे हमारी पथरी ज़्यादा बनती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, हमने बताया काजू, कई लोग काजू बहुत खाते हैं, इससे पथरी बनने के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपको पथरी बनने के कारण ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो ये 3 चीज़ें हमने शुरू में बताई थी। नॉन वेज आप लिमिट में खाएँ, ड्राई फ्रूट्स लिमिट में खाएँ, नमक कम खाएँ और नींबू संतरा ज़्यादा खाएँ। ये हमने जनरल एडवाइस दी है, जो बुंदेलखंड के जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा, कोरोना पीरियड में हमारे जो मरीज हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखाने नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए भी हमारा ये संदेश है कि पहले आप अपना डाइटरी हैबिट ठीक करें। आपको पानी पीना, जो खाद्य पदार्थ हमने बताया किसको अवॉइड करना है, किसको ज़्यादा लेना है वो करें। और आजकल आप देख रहे हैं कि टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो सरकारी अस्पतालों में हमारे जो माननीय सरकार है और हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने चालू किया है। चाहे सफदरजंग हो, चाहे एम्स हो, आरएमएल हो, भारत के जो 3 बड़े अस्पताल हैं, यहाँ तो चालू है ही। इसके अलावा भी बड़े अस्पतालों में जो पीजीआई चंडीगढ़ है या और बड़े अस्पताल है, वहाँ भी चालू है टेली कंसल्टेशन। तो एक तो आपके पास सुविधा है, आप टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और अब जैसे-जैसे अनलॉक होता जा रहा है, तो अभी आप अपने पूरे प्रिकॉशन लेके डॉक्टर से मिलने जा सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी सारी प्रिकॉशन ली जा रही है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिकॉशन लीजिए,
अस्पताल अपनी प्रिकॉशन लेगा और आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत संतोषजनक उत्तर रहा। पूरे बुंदेलखंड के लोग इससे लाभान्वित होंगे। एक हमारे दर्शक हैं JN चतुर्वेदी जी छतरपुर से, ये पूछ रहे हैं कि किडनी में पत्थरी के कारण एक किडनी खराब हो गई है इनकी, ऑपरेशन से बाहर निकाल दी है, अब एक किडनी से जीवन चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या सावधानी रखना चाहिए और कब तक इसकी लाइफ होती है? बिल्कुल, ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। देखिए, एक इनका किडनी निकाल दिया गया क्योंकि वो खराब हो गया था किसी कारण से। यहाँ पे एग्जांपल और देते हैं, जो लोग अपना किडनी डोनेट कर देते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से किडनी डोनेट करते हैं, उनमें भी एक ही किडनी रह जाती है। तो जी। ऐसी स्टडी की गई है कि जो लोग एक किडनी पे रहते हैं, वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क पे नहीं रहते हैं, अगर वो प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं। तो इनके लिए क्या-क्या परामर्श है वो हम बताना चाहेंगे। नंबर 1, आपको कोई भी दवाइयाँ हैं जो पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना है। ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो किडनी को डायरेक्टली डैमेज कर देती हैं। तो पेन किलर, एंटीबायोटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी है। नंबर 2, आपको अल्कोहल यानी शराब और तंबाकू, इन दोनों चीज़ों से बच के रहना है। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली आपकी किडनी को खराब करती हैं। नंबर 3, आपको नमक कम खाना है, आपको नॉन-वेज कम खाना है और इसके अलावा आपको साल में 1 बार अपना चेकअप ज़रूर कराना है डॉक्टर के पास जाके। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि किडनी कैसा काम कर रही है। एक यूरिन का पहला सैंपल टेस्ट करके देखते हैं कि यूरिन में कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये 2 बड़ी बीमारियाँ हैं जो गुर्दे को खराब करती हैं। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का चेकअप आप हर साल में ज़रूर कराएँ और अगर आपको बीमारी हो गई है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो उसका सही समय पे उपचार भी कराएँ। तो अगर आप 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप 25, 30, 35 साल तक हमारे पास पेशेंट फ़ॉलो-अप में आते हैं और बहुत ही नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। ना सिर्फ़ उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सारी सलाह को मानेंगे, तो नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दूसरे दर्शक पंकज खरे नौगांव से पूछ रहे हैं, माना जाता है कि डायबिटीज के मरीजों में किडनी खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है और डायबिटीज आजकल एक कॉमन बीमारी हो रही है। तो डायबिटीज वालों को किडनी की सुरक्षा के लिए क्या सावधानी करना चाहिए? देखिए, अगेन ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि सबसे 2 कॉमन कारण जिससे किडनी हमेशा के लिए खराब हो जाती है और हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन सबसे ऊपर आता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनको अपना उपचार समय-समय पर कराना है। डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट करते हैं, या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं या मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। तो आपको अपना शुगर अपने घर में, आजकल सबके घर में डिप स्टिक्स होती हैं, आप प्रिक्स करके स्टिक से चेक कर सकते हैं शुगर। एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार आपको अपना फास्टिंग शुगर चेक करना है और 6 महीने में 1 बार शुगर का चेकअप फास्टिंग और खाना खाने के बाद, और एक हीमोग्लोबिन शुगर का होता है, ग्लाइकोसिडेड हीमोग्लोबिन, इसका जांच कराना है 6 महीने में 1 बार। इसके अलावा आपको एक स्पेशल डाइट चार्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जो डाइट चार्ट आपको आपके डॉक्टर डायटीशियन से दिलवाते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप हर 6 महीने में 1 बार अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि किडनी पे उसका असर तो नहीं पड़ रहा है, और दूसरा, यूरिन का एक सैंपल हम कराते हैं, जिसमें देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है। जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले होते हैं, उसमें पहला लक्षण आता है कि यूरिन में प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन दिखा रहा है, तो हम उसको 24 घंटे का पेशाब चेक करते हैं और देखते हैं कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, आपका किडनी खराब होना शुरू हो जाता है और वो फाइनली पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर आप शुरू में ही ये जो हमने बताया, ये सब सावधानियों को बरतेंगे, आपका जो फास्टिंग शुगर है वो 100 से कम रहना चाहिए, खाना खाने के बाद 180 से कम रहना चाहिए, और जो शुगर हीमोग्लोबिन होता है, ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन, वो 7 से कम रहना चाहिए। तो ये आपके 3 टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। अगर आप तीनों अचीव कर लेते हैं, तो बहुत कम चांस है कि आपकी किडनी पे असर पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि रात में हर घंटे पेशाब लगती है, इसलिए दिन भर नींद आती रहती है, कोई इसके लिए दवा होगी क्या? ये जो आपने पूछा डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इनकी हम एज जानना चाहेंगे, अगर उन्होंने एज बताई, कितनी एज है इनकी?
56 ईयर। हाँ जी, तो अब जैसे इन्होंने बताया 50 ईयर्स के ऊपर हैं, 50 ईयर्स के ऊपर जो पुरुष होते हैं उसमें प्रोस्टेट की जो समस्या है यानी गदूद की समस्या काफी कॉमन पाई जाती है। और उसका पहला लक्षण जो होता है रात में बार बार पेशाब जाना ही होता है। हमारी लैंग्वेज में उसको नॉक्चूरिया बोलते हैं। यानी कोई भी पुरुष अगर रात में एक बार से ज्यादा पेशाब करने जा रहा है तो ये लक्षण है कि उसको हमें 2-3 बीमारियों को रूल आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इनको कुछ और लक्षण पहले डॉक्टर जब इनको देखेंगे तो पूछेंगे कि क्या इनको पेशाब बार बार दिन में भी जाना पड़ता है, क्या पेशाब को ये रोक पाते हैं कि नहीं, क्या पेशाब करने के समय इनकी पेशाब की धार कम आ रही है या पेशाब करने के बाद ड्रॉप ड्रॉप टपकता रहता है। ये कुछ हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास, और इसको हम सिंड्रोम बोलते हैं, लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिंड्रोम, LUTS। और अगर ये सिंड्रोम किसी को होता है तो ये प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया कारण कि प्रोस्टेट हो सकता है। दूसरा हो सकता है डायबिटीज। डायबिटीज मरीजों को भी सेम प्रॉब्लम होती है, रात में बार बार पेशाब आता है। तो हमारा ये सुझाव इनको है, आप एक जाके अपने पास के एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। वो आपके 3 सिंपल टेस्ट करेंगे। एक अल्ट्रासाउंड होता है, फुल ब्लैडर, पेशाब भर के आपको जाना है और जब पेशाब खाली कर लेते हैं तो देखते हैं कितना अंदर पेशाब रहता है। एक आपका सुबह का यूरिन सैंपल चेक करते हैं और एक किडनी फंक्शन चेक करते हैं। अगर आपको गदूद की शिकायत है तो उसकी दवाइयाँ आजकल उपलब्ध हैं, बेहतरीन दवाइयाँ हमारे देश में उपलब्ध हैं। उससे आपकी जो ये बीमारी है जो आप बता रहे हैं तुरंत ठीक हो जाएगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके लिए वो शुगर चेक करेंगे, तो भी अगर आपको डायबिटीज़ की दवाई चालू होती है उससे भी आपका इलाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको रूल आउट करनी पड़ेंगी। पहला, आपको प्रोस्टेट तो नहीं है, दूसरा शुगर तो नहीं है, और तीसरा जो आता है वो होता है पथरी। कई बार लोगों में पथरी बन जाती है पेशाब के रास्ते में, वो भी ऐसे प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये तीनों रूल आउट करने के लिए एक पास के यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा लीजिएगा और वो रूल आउट करके आपको दवाई शुरू कर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक ने प्रश्न पूछा है, मानिक चौरसिया महाराजपुर छतरपुर से हैं। ये पूछ रहे किडनी की सफाई कैसे होती है और कब कब करना चाहिए, क्या ऐसा करना आवश्यक है? इस तरह की मैं पहली बार प्रश्न देख रहा हूँ। देखिए, आई थिंक ये पूछना चाह रहे थे कि किडनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि हम किडनी की सफाई तो खुद नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ हम ये जी। बताना चाहेंगे कि अपनी किडनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है जो अक्सर हमसे दर्शक पूछते हैं। तो अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 2-4 सुझाव हमने जो शुरू में हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि पहला, आपको अपना पानी का इंटेक दुरुस्त रखना है, 2 से 3 लीटर पर डे। नंबर 2, आपको शराब और धूम्रपान से दूर रहना है। नंबर 3, आपको कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे पेन किलर होता है, एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से या किसी केमिस्ट की मर्जी से नहीं खानी है, डॉक्टर की सलाह से खानी है। उसके अलावा होता है कई हमारे यंग जो दर्शक देख रहे हैं वो जिम जाके बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं और उससे स्टेरॉइड्स होता है उसके अंदर जो किडनी को खराब कर देता है। तो हमारा अगेन एक उनसे आग्रह है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट बिना डॉक्टर के सुपरविजन में ना लें, इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा हमने बताया कि आपको नमक कम खाना चाहिए और ड्राई फ्रूट कम खाने चाहिए और नॉन वेज कम खाना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। उसके अलावा आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन को समय समय पर चेक कराते रहना चाहिए। अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी किडनी को दुरुस्त रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से एक हमारी दर्शक सुधा तिवारी जी पूछ रही हैं कि किसी कारण से पेशाब रोकने पर या रात को नींद में पता नहीं चलता और ब्लैडर में पेशाब भरने पर सुबह पेट में तनाव रहता है, फिर दोनों स्थितियों में पेशाब रुक रुक कर काफी समय तक बार बार धीरे धीरे निकलती है। ज्यादातर पेशाब एकदम पानी जैसी साफ पीलापन नहीं रहता है। क्या ऐसा किडनी के स्वस्थ न होने से हो सकता है व इसका त्वरित इलाज क्या है? जैसा आपने पूछा मिश्रा जी कि ये महिला हैं और इन्होंने अपनी उम्र बताई, क्या उम्र है महिला की? इनकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। उम्र तो नहीं लिखी लेकिन मैं जानता हूँ उनको। अच्छा, ओके। तो जैसे उन्होंने बताया 60 साल की महिलाओं में ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है कि पेशाब, जैसे उन्होंने बताया, ये करने जाती हैं और लगता है पूरा खाली नहीं हुआ और बूंद-बूंद टपकता रहता है। इनके केस में देखिए प्रोस्टेट तो होता नहीं है, लेकिन इनकी उम्र में और बीमारियां होती हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी पाई जाती है महिलाओं में 60 साल की उम्र में, उसको हम बोलते हैं कि
यूरेथ्रा जो जहाँ से पेशाब बाहर आता है उसका रास्ता छोटा हो जाता है उसमें, क्योंकि हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं महिलाओं में जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, और उनके वजह से हार्मोन्स की वजह से जो उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और रास्ता छोटा हो जाता है। उसको बोलते हैं यूरेथ्रोसिनोसिस, यानी जो यूरेथ्रा है पेशाब का रास्ता छोटा हो गया है। तो उसमें क्या होता है, वो पेशाब पूरा खाली नहीं कर पाएंगे महिला और पेशाब अंदर भरता रहता है। तो इसमें मैं उनको सुझाव दूंगा, एक आप यूरोलॉजिस्ट को चेक कराएंगे, वो आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में पेशाब करने के बाद कितना पेशाब अंदर रह जाता है। उसके बाद एक आपका फ्लो टेस्ट कराएंगे, मशीन में आप पेशाब करेंगे और एक ग्राफ बन के आता है जिससे पता लगता है कि पेशाब में रुकावट है कि नहीं। और एक आपका पेशाब का कल्चर भी करा के देखेंगे इन्फेक्शन तो नहीं है। कई महिलाओं में देखा गया है कि रास्ता छोटा हो जाता है, इसको हम डायलेटेशन करके, बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है, रास्ते को खोल देते हैं, तब इनका पेशाब नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा सरल एक प्रक्रिया है। आप एक पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, जो टेस्ट हमने बताए वो टेस्ट करवा के आपका इलाज पूरी तरह से मुमकिन होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक नूतन सोनी जी पूछ रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य को कितना पानी पीना चाहिए, और इसमें उम्र या हाइट या वजन के कारण पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। दूसरा कह रहे हैं कि किडनी की बीमारी में पानी से संबंध बहुत है, तो क्या प्लास्टिक के पात्र में हम लोग आजकल ज्यादा पानी पी रहे हैं उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है, या पानी का आरओ वगैरह के कारण भी प्रॉब्लम हो रही है? आरओ का पानी कितना उपयोगी नहीं है, पहले हम कुएं का पानी भी पीते थे और स्वस्थ रहते थे। ऐसा हमारे नूतन सोनी का बहुत मौलिक प्रश्न है कि पानी से इफेक्ट किडनी का है, तो हमें पानी किस प्रकार का पीना चाहिए और पानी का टीडीएस वगैरह के लिए कब कब जांच कराते रहना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मिश्रा जी। पानी का मात्रा आपने बिल्कुल सही कहा, उम्र के हिसाब से हम बताते हैं। जो बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि 1 से 1.5 लीटर पानी रोज वो पी सकते हैं। जो बड़े हैं, जो हमारे एडल्ट्स हैं, उनको 2 से 3 लीटर पानी हम रोज पीने के लिए बोलते हैं, यानी कि सर्दियों में 2 लीटर तक पी सकते हैं और गर्मियों में 3 लीटर तक पी सकते हैं। ये तो हो गई मात्रा की बात। अब बात आती है जिनको किडनी फेलियर है, पहले से किडनी खराब है, उनको हम बोलते हैं कि पानी ज़्यादा ना पिएं और कम भी ना पिएं, उसको हम बैलेंस करके रखते हैं और नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन उनको पीने को बोला जाता है। अब बात आती है किस तरह का पानी पीना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, कई इलाकों में पानी में टीडीएस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो पानी पीने से उसके अंदर हैवी केमिकल्स होते हैं जो हमारी किडनी को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए आरओ वाटर पीने में कोई बुराई नहीं है। अगर आरओ वाटर आपके पास है, आप आरओ वाटर पी सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पुरानी संस्कृति होती थी कि हम लोग मटके से पानी पीते थे और मटके के अंदर जो पानी आता था वो बड़ा स्वादिष्ट लगता था और उसकी मात्रा, जो टीडीएस की मात्रा भी वो अपने आप कम कर देता था। तो जो हमारे ग्रामीण भाई सुन रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे अगर आपके पास आरओ वाटर नहीं है तो मटके का पानी भी आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपका केमिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो ये प्रिफर्ड है कि आप आरओ जरूर लगवा लें, क्योंकि आरओ से आपका टीडीएस क्वांटिटी 10 to 20 के बीच में रहता है, जो कि एक हमारा टारगेट रहता है टीडीएस का, कि अगर इससे मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको और बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके आरओ का पानी पी सकते हैं। आरओ नहीं है तो आप मटके का पानी पी सकते हैं, लेकिन समय समय पर अपने एरिया में आप टीडीएस की मात्रा की जांच कराते रहें, जो कि आपको पता है कि जल विभाग वाले करते रहते हैं। और अगर ऐसा लगता है जल में ज़्यादा वो है केमिकल्स, तो वो उसके लिए फिर आपको आरओ प्लांट लगवाना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक मंटू खरे जी पूछ रहे हैं छतरपुर से कि बार बार सुनने में आता है कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, ज्यादा पेशाब भी जाता हूँ, जल्दी थकान होती है, तो थकान आदि के लक्षण से भी कोई किडनी का प्रभाव पता चलता है क्या? बिल्कुल, आपने सही बोला। जो किडनी की बीमारियां होती हैं, जो लक्षण हम देखते हैं, उसमें एक लक्षण थकान होना, भूख कम लगना, उल्टी का महसूस होना और पेशाब कम हो जाना उसके बाद शुरू होता है और फिर पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जब हम कहते हैं कि पेशेंट को कमजोरी आ रही है और पूरे शरीर में उसको लगता है कि जैसे जान नहीं रही है, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बट किडनी की फेलियर की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसलिए जैसा उन्होंने बताया कि पानी बहुत पीते हैं, अच्छी बात है, पानी ज़्यादा पीना अच्छी बात है, लेकिन अधिक मात्रा में पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर कोई अगर हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं
वो 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है। तो आपकी जो मात्रा है 2 से 3 लीटर एक नॉर्मल इंसान के लिए है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है। कोई अगर आदमी बाहर के इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, जहाँ बहुत गर्मी है, जैसे कि रेगिस्तान में काम कर रहा है, बहुत गर्मी में काम कर रहा है, उसको पसीना ज़्यादा आता है, उसके लिए मात्रा आप 3 से 4 लीटर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी पीना भी किडनी को नुकसान कर सकता है। और उन्होंने पूछा कि जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि क्या कमजोरी होना किडनी के लक्षण है, हो सकते हैं। इसलिए आप अपना चेकअप करा लीजिए। साल में एक बार हर एक किसी आदमी को अपना चेकअप कराना चाहिए, साल में एक बार, और जो भी बीमारियां उसको रूल आउट करा लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारी चर्चा के बीच में एक ग्रुप हमारा चलता है, उसमें डॉक्टर आलोक हेमल जी वो भी वो भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे डॉक्टर साहब से मेरी हेलो कर दीजिए, मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और वो बुंदेलखंड में छतरपुर के ही रहने वाले, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसलिए उनका लिख के उत्तर आया है कि डॉक्टर अनूप जी को कहिए कि बुंदेलखंड के लोगों को खान पान के बारे में अवश्य बताएं कि कैसे इसकी समस्या दूर होगी। एक हमारे दर्शक अनूप मिश्रा ने प्रश्न पूछा है कि मेरे बड़े भाई की उम्र 55 साल है, उनके पेट में लगभग 3-4 माह से काफी तेज दर्द रहता है और इसकी वजह से उनके शरीर में कंपन बहुत होता है और घबराहट भी बहुत होती है। क्या यह किडनी रोग से संबंधित है क्या? जैसे उन्होंने बताया, इनको घबराहट रहती है, और क्या लक्षण बताए उन्होंने मिश्रा जी, घबराहट के अलावा? पेट में काफी दर्द रहता है 2-3 हाँ, महीने से। ओके। तो जैसे पेट में दर्द बताया, घबराहट है, अगेन ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ये लक्षण हो सकते हैं गुर्दे में पथरी होने के या गुर्दे में कोई रुकावट होने के। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर किसी को होते हैं, सबसे पहला बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर कराते हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आजकल सब जगह फ्रीली अवेलेबल है, और सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में हो जाता है। तो ये आप एक डॉक्टर को दिखा के एक अपना पेट का अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा, जिसमें आपकी किडनीज का, पथरी का, या कोई कैंसर का, या रुकावट का, जो भी कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो रूल आउट हो जाएगा, और उसके उसके बाद हम आगे टेस्ट करा सकते हैं। तो डेफिनेटली पेट में दर्द होना और जिस तरह से उन्होंने बताया जो बाकी लक्षण हैं, ये किडनी से संबंधित हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी रहेगा उनके लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे मध्य प्रदेश के सीधी जिले से पूछ रहे हैं, अरविंद मिश्रा जी। ये पूछ रहे हैं कि किडनी में पथरी होती है और दूसरी जगह भी पथरी होती है, तो किडनी की पथरी कितनी खतरनाक मानी जाती है और इसको लोकल लेवल पे क्या ऑपरेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल मिश्रा जी यहाँ बताना चाहेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथरियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक गॉल ब्लैडर में होती है, एक किडनी में होती है। और अक्सर ये लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी और किडनी की पथरी को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों पथरियाँ बिल्कुल अलग हैं, उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में पथरी होती है, उसका इलाज जब भी उसको दर्द होता है तो पूरा गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है। लेकिन अगर किडनी में पथरी बनती है, तो हमारे पास उपचार के बहुत सारे साधन हैं। जैसे हम उसको दवाइयों से भी निकाल सकते हैं, हम उसको आधुनिक लेजर से तोड़ के निकाल सकते हैं। हमारे पास आजकल आधुनिक दूरबीन आ गई है, दूरबीन के रास्ते बिना किसी चीरा फाड़ा के हम पेशाब के रास्ते जाके उसको लेजर से तोड़ के निकाल सकते हैं। हम आजकल पंक्चर करके, उसको पीसीएनएल बोलते हैं, उससे निकाल सकते हैं, और हम लैप्रोस्कोपी और रोबोट से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं किडनी स्टोन निकालने की कि किडनी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खाली स्टोन को निकालते हैं। किडनी निकालने की जरूरत तभी पड़ती है जब किडनी खराब हो जाती है। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गॉल ब्लैडर की पथरी में और किडनी की पथरी में। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ आए कि किडनी की पथरी का इलाज कैसे करते हैं। और जैसा उन्होंने पूछा लोकल एरिया में क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर आपके लोकल इलाके में कोई अच्छे यूरोलॉजी सेंटर है, क्योंकि आजकल कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूरोलॉजी सेंटर्स अवेलेबल हैं, अगर आपके लोकल इलाके में नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो नोडल सेंटर होगा वहाँ पर कोई ना कोई यूरोलॉजिस्ट जरूर होगा। तो जो बेसिक सर्विसेज हैं वो हर जगह मिल जाएंगी, जैसे कि पथरी का तोड़ना, दूरबीन से तोड़ना, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ यूरोलॉजिस्ट हो वहीं पर जाके दिखाएं, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है और एक जनरल सर्जन इसको करने में उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो जहाँ पर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो आप वहीं पर जाके अपनी पथरी का इलाज कराएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
हमारे राइट स्क्रीन पे जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें दर्शक का नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन एक महिला है शायद ये लिख रही हैं, क्या ऐसी महिलाएं जो 35-40 साल की हैं, एज ग्रुप में हैं और जिनमें स्टोन बार-बार बनने की टेंडेंसी है, वो एज के अकॉर्डिंग कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकती हैं क्या? बहुत अच्छा कुछ प्रश्न है मिश्रा जी। ये हमसे अक्सर मरीज भी आके पूछते हैं और यहाँ हम क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि जो लोग जिनको पथरी बार बार बनती रहती है, यहाँ पर एक हम हमेशा बताते हैं कि जिसको एक बार पथरी बन गई है उसको रिस्क पथरी बनने का हमेशा ज़्यादा रहता है। अब जिनको पथरी बार बार बनती रहती है उनको कैल्शियम जितनी इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना तो उनको लेना ही पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम देखें 40 साल के बाद, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 1 ग्राम कैल्शियम पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए अगर इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक टेस्ट करा के देखते हैं, ब्लड में कैल्शियम देख लेते हैं, फास्फोरस देख लेते हैं और कई पेशेंट्स में 50 साल के बाद हम एक डेक्सा स्कैन करा के देखते हैं, जिससे पता लगता है कि पूरी बॉडी में कैल्शियम कितना कम है, कहाँ-कहाँ हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। तो जिन पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी पाई जाती है, उनको तो कैल्शियम 1 ग्राम पर डे लेना ही पड़ेगा। जिन लोगों में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल आती है, वो 1 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। उससे आपकी पथरी बनने के चांस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे प्रयागराज से विवेक स्वरूप श्रीवास्तव दर्शक हैं, हर परिचर्चा में भाग लेते हैं, इनकी पत्नी अनामिका टंडन भी है। ये लिख रहे हैं कि किडनी रोग में डायलिसिस ही एक विकल्प है क्या? और व्यक्ति बड़ी जल्दी पता नहीं चलता है, सीधे डायलिसिस तक पहुंच जाता है। तो डायलिसिस के अलावा भी कोई विकल्प है क्या जिससे आदमी अपने क्योंकि डायलिसिस बड़ी महंगी प्रक्रिया, अपने छोटे शहरों में अन्य उपचार प्रक्रिया अपना करके भी स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो किडनी फेलियर होता है इसके 5 चरण होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। जो शुरुआत के 3 स्टेज होते हैं 1, 2, 3, उसमें दवाइयों से ही ठीक किया जाता है। जो डायलिसिस होता है वो स्टेज 4 और 5 में ही दिया जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जिन पेशेंट को किडनी फेलियर है, सभी में डायलिसिस ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। डायलिसिस करने के स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं और जिन पेशेंट्स में देखा जाता है कि पेशाब बिल्कुल बंद हो गया या पेशाब का आउटपुट 400 ml पर डे से कम हो गया, उनको पूरे शरीर में सूजन आ गई है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम लोग ब्लड टेस्ट करके देखते हैं। एक बीमारी होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब उनकी सांस की मात्रा बढ़ जाती है, फूलने लग जाती है। ये कुछ कारण है। या सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड का पैरामीटर होता है, ये 8 से ऊपर चला जाता है। ये कुछ और एक होता है पोटेशियम, सीरम पोटेशियम लेवल आपका अगर बहुत हाई हो जाता है, ये इंडिकेशन है जब हम डायलिसिस करते हैं। तो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 1, 2, 3 में जो है दवाइयों से और प्रिकॉशंस के सहारे लंबी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट स्टेज 4 और 5 में चले जाते हैं, वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं। उस पेशेंट में फिर आपको या तो डायलिसिस कराना है और अगर आपके पास डोनर अवेलेबल है तो आप समय पर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि डायलिसिस आपने सही कहा, आंसर नहीं है। डायलिसिस तो एक टेम्परेरी प्रक्रिया है। जब तक ट्रांसप्लांट के लिए डोनर अवेलेबल नहीं है तब तक आप डायलिसिस कराते रहें और जैसे ही डोनर मिल जाए तुरंत ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि जैसे हमने दिखाया ट्रांसप्लांट करने के जो आउटकम हैं डायलिसिस आउटकम से बहुत गुना अच्छे हैं और पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ स्टेज 4 और 5 में ही आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, पहले 3 स्टेज में ये नहीं चाहिए होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपके उत्तरों से लोगों की बहुत सारी समस्या दूर हो रही है। हमें एक दर्शक श्री पंडित पुरुषोत्तम नायक जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेशाब में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु पूरे शरीर में चेहरे से पैर के पंजों तक भारी सूजन रहती है और गांव क्षेत्र में कहते हैं सूजन आना यानी किडनी में प्रॉब्लम होना, कुछ पीलापन भी शरीर में रहता है। तो क्या एक बार सूजन आने से कई दिनों तक इनको रहती है? क्या इसका संबंध किडनी से है और यदि है तो इसका क्या इलाज है? देखिए, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया, इनको पूरे शरीर में सूजन रहती है और उन्होंने ये बताया कि इनका शरीर थोड़ा पीला रहता है। तो देखिए, सूजन जो पूरी बॉडी में आती है उसे 3 कॉमन कारण मान के चलते हैं। पहला, किडनी फेलियर हो सकता है, दूसरा लीवर फेलियर हो सकता है,
और तीसरा हार्ट फेलियर हो सकता है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है, वेरी सिवियर एनीमिया होता है, उसमें भी उसको पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, या वो पेशेंट जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो अब इनके केस में हम ये बताएंगे कि इनको एक जाके पास के अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, चाहे शुरुआत में एक मेडिसिन के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और अगर यूरोलॉजिस्ट है तो यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। इनका किडनी का एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा पूरे एब्डोमेन का, जिसमें लीवर और किडनी को रूल आउट कर देंगे कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। एक ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, इसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो कराया जाएगा। एक एल्ब्यूमिन टेस्ट कराया जाएगा कि बॉडी में प्रोटीन कितनी है, वो चेक किया जाएगा। और उसके अलावा हार्ट का भी इनका चेकअप होगा। तो जैसे हमने बताया 4 कॉमन कारण को रूल आउट करना पड़ेगा, और इनको उन्होंने बताया इनको पीलिया भी है, तो उसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट में पता लग जाएगा कि लीवर खराब है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके रूल आउट करनी पड़ेंगी, और जो भी बीमारी सामने आती है उसका इलाज संभव है। अगर किडनी फेलियर है उसका इलाज भी संभव है, लेकिन समय पर उपचार कराना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, पंडित जी को उत्तर मिल गया होगा। हमारे दर्शक हैं श्री सतीश चंद्र रावत जी, इनकी आयु 70 वर्ष है। ये कह रहे हैं कि मुझे डायबिटीज है, 50 साल से तंबाकू खा रहा हूँ, भूख न लगना, केवल 1-2 रोटी दिन में खाता हूँ, वजन असाधारण रूप से बढ़ रहा है और गले में बड़ी खट्टी डकारें आती हैं। ये किस चीज के लक्षण हो सकते हैं? जैसा उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ है और ये तंबाकू लेते हैं लंबे समय से, और इनको खट्टी डकारें आ रही हैं, वज़न बढ़ रहा है और भूख कम लग रही है। तो देखिए इसमें कुछ एक लक्षण जो इशारा कर रहे हैं, एक तो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो रहा है। जब खट्टी डकारें आती हैं और भूख नहीं लगती है, वज़न तो बढ़ रहा है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इशारा करता है कि इनको फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया एक बीमारी होती है जिसमें एसिड ज़्यादा बनता है और खाना कई बार ऊपर को आ जाता है। तो वो एक बीमारी अलग है, तो एक मेडिसिन के डॉक्टर को दिखा के उसको रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि इनका वज़न जो है बढ़ रहा है। वज़न बढ़ना जो है, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में भूख ज़्यादा लगती है। डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कई बार खाना खाते हैं जिसकी वजह से वज़न उनका बढ़ जाता है। तो अगर इनका डायबिटीज़ है तो हम ये सलाह देंगे कि शुगर को कंट्रोल करके रखें। जो हमने पहले बताया प्रोग्राम के शुरुआत में, जो टारगेट्स हैं शुगर के, ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से कम रखना है, खाना खाने के बाद 180 से कम रखना है, और जो ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन शुगर का, वो 7 से कम रखना है। तो ये टारगेट्स वो अचीव करें, और एक जाके मेडिसिन को डॉक्टर को रूल आउट करा दीजिए कि ये कोई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका वजन बढ़ रहा है और भूख कम हो रही है, तो डेफिनेटली ये कोई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ इशारा करता है, और वो डॉक्टर इनको देखेंगे, पूरा चेकअप करेंगे, और जो बीमारी होगा उसका फिर इलाज शुरू कर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रवीण गुप्ता जी मध्य प्रदेश छतरपुर से हैं, इस वेबिनार के लिए काफी तैयारी करते हैं। उनका कहना है कि किन प्रारंभिक लक्षणों से यह पता चल सकता है कि हमारी किडनी में कोई समस्या आ रही है? इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इनके पैरों में कुछ कुछ सूजन सी रहती है। तो गांव में सूजन वगैरह आती है तो लोग किडनी की खराबी की तरफ जाते हैं, जबकि इनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रवीण गुप्ता जी के सवाल पे आपके मन में इनको क्या एडवाइस है कि कैसी प्रारंभिक लक्षण से पता चले कि किडनी की तकलीफ है या अन्य कोई तकलीफ है? देखिए किडनी की तकलीफ जैसे हमने बताया, किडनी फेलियर एक तरफ हो गया, पथरी, कैंसर और रुकावट एक तरफ हो गया। अगर हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, नॉर्मली जो मरीजों में जो सिम्टम देखे जाते हैं, पेशाब का कम हो जाना। जो सूजन की बात इन्होंने करी, नॉर्मली जो किडनी की जो सूजन आती है किडनी फेलियर की वजह से, पहले वो मुंह पर आती है, अर्ली मॉर्निंग में मुंह पर सूजन आती है, और फिर पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। उसके अलावा पेशेंट को पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, भूख कम हो जाती है, उल्टी शुरू हो जाती है, उल्टी का मन शुरू करने लग जाता है, कई बार चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे करते करते उसको सांस में तकलीफ भी शुरू हो जाती है। जब किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो इन्होंने जैसे बोला इनको पैरों में सूजन रहती है। देखिए इनको आपने बताया कि पहले चोट भी लग चुकी है। पैरों में जो सूजन होती है इसके भी कई कारण देखे गए हैं। एक होता है कि किसी पेशेंट्स में वेरिकोज वेन बन जाता है, यानी जो नसें फूल जाती हैं, उसकी वजह से सूजन हो जाती है। किसी पेशेंट में कई बार नसों में खून जम जाता है, उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसमें भी सूजन आ जाती है। और कई पेशेंट में
जो है कार्डियक कॉज यानी हार्ट की वजह से भी सूजन आ जाती है। तो ये सब कारण हैं जो उनकी पैरों में सूजन के कारण हो सकते हैं। किडनी फेलियर जो है, नॉर्मली सूजन जब आती है वो खाली पैरों में नहीं आती है, वो पहले चेहरे पे से स्टार्ट होती है, फिर पूरे बॉडी में आ जाती है। तो फिर भी एक मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाकर आप एक बेसिक टेस्ट तो करा ही लीजिए, ताकि आपके जो हमने अभी कारण बताए हैं वो रूल आउट हो जाएंगे। और अगर वो सब कारण नहीं है तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेल हैं 50-60 साल के बाद जैसे उम्र बढ़ती है और वो ज़्यादा टाइम अपने पैर को लटका के बैठते हैं, तो पानी जो है हमारी सर्कुलेशन से बाहर आके स्वेलिंग बना देता है। उसको हम फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग बोलते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि कोई बीमारी ना हो, खाली नॉर्मल पैर को लटकाने से वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं, वो एक-एक करके रूल आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे झांसी से एक दर्शक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आरटीए, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये बीमारी जीवन पर्यंत रहती है या इसका भी उपचार संभव है, या इसके लिए कौन सा हॉस्पिटल और किस डॉक्टर से हमें स्पेसिफिक मिलना चाहिए? ये जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, ये बीमारी होती है जिसमें किडनी में हमारे ब्लड में एसिड बनता है। हमारी किडनी एसिड को यूरिन में नॉर्मली एक्सक्रीट यानी बाहर निकाल देती है यूरिन के रास्ते। जब ये क्षमता खत्म हो जाती है, जब हमारे ब्लड का एसिड जो है किडनी बाहर नहीं निकाल पाती, तो ब्लड में एसिड बढ़ जाता है और यूरिन का एसिड कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये 4 प्रकार का होता है, टाइप 1, 2, 3, 4। जो बच्चे होते हैं उसमें टाइप 1 और 2 और 3 कॉमन होता है, टाइप 4 वाला बड़ों में कॉमन होता है। उन्होंने प्रश्न किया, क्या ये बीमारी कभी खत्म हो सकती है? हाँ, टाइप 2 वाला जो होता है, जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर हम बोलते हैं आरटीए, उसमें ये बीमारी कई दवाइयों की वजह से होती है। जैसे बच्चे होते हैं जिनमें उनको जो है सीजर्स आते हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी के, और वो दवाई होती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे वेल्प्रोइक एसिड है, या किसी को कैंसर की भी को दवाई चल रही है बच्चे को, इसको इफोसोमाइड बोलते हैं, या उसके अलावा कुछ और एंटी जो है कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं। ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारी किडनी को प्रभाव करती हैं और पेशेंट को ये बीमारी यानी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। तो ये बीमारी अगर आपकी टाइप 2 वाली है, तो ये दवाई को अगर आप बंद कर देंगे, जिस दवाई के कारण से ये हो रहा है, तो ये रिवर्स होके नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये फैमिलियल भी होती है, यानी एक फैमिली में अगर किसी को होती है, तो उसके बच्चे को होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली में किसी को ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर किसी को भी बीमारी है, तो आपके आने वाले बच्चों में ये संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब इन्होंने पूछा कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इसका इलाज नॉर्मली एक नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर नेफ्रोलॉजिस्ट ना अवेलेबल हो आपके एरिया में, तो एमडी मेडिसिन को भी दिखा सकते हैं। इसके लिए कुछ दवाइयाँ वो देते हैं, दवाइयों से हम इसको पेशेंट को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं। और यहाँ बताना चाहेंगे, अगर हम दवाइयों को टाइम से नहीं देते हैं, पेशेंट को लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बच्चे को वज़न उसका कम हो जाता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, पेशेंट को पथरी बननी, किडनी में पथरी बन जाती है और कुछ लंबे टाइम के बाद किडनी खराब हो जाती है। तो ये सब एक जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर आप समय से मरीज को एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर या डीएम नेफ्रोलॉजी को दिखा लें, तो इसका इलाज वो कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक हमारी अनामिका टंडन जी प्रयागराज से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे मित्र के छोटे भाई को, जो लगभग 24 साल का है, उसका अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चक्कर आ गया, जांच कराई तो उसका क्रिएटिनिन लेवल में अंतर निकला और उसे पता चला कि उसकी किडनी छोटी है। क्या ऐसी स्थिति में वो जीवन भर सर्वाइव कर सकता है? किडनी का छोटा बड़ा होना भी एक वो होता है। बिल्कुल, इन्होंने जैसे बताया इनके बेटे का ये लक्षण बताया, इनके बेटे का उम्र इन्होंने बताया, कितना उम्र है बेटे का इनका? इनके भाई का है 24 साल। 24 साल। तो जैसे उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल यंग पेशेंट है, 24 ईयर्स का। तो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि जिनको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होता है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है, उन पेशेंट्स में किडनी जो है सडनली आपकी पता लगता है एक दिन की किडनी खराब हो गई। तो इसमें जैसे उन्होंने बताया कि सडनली बीपी बहुत हाई हुआ और फिर उन्होंने चेक कराया तो सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू ज़्यादा आया। ये बहुत पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है। होता क्या है कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत टाइम से रहता है, लेकिन वो सिम्पटम्स बहुत माइल्ड होते हैं, तो मरीज को पता नहीं लगता है और कई सालों तक वो ब्लड प्रेशर चलता रहता है। और सडनली एक बार जब ब्लड प्रेशर शूट अप करता है,
तब उसको चक्कर आना, उल्टी आना, दर्द होना तब पता लगता है। कई पेशेंट में तो दिमाग की नस भी फट जाती है। ऐसे पेशेंट में जब हम चेकअप करते हैं तब पता लगता है किडनी खराब हो गई है। उन्होंने सेकंड को प्रश्न पूछा कि क्या वो ठीक हो सकता है। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि इस समय किस स्टेज में किडनी फेलियर है। हमने बताया कि किडनी फेलियर के 5 स्टेज होते हैं। उनको हमारी ये सलाह है कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को पहले दिखाएं जाके। आपका वो चेकअप करके देखेंगे कि अभी सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू कितनी है। उसके हिसाब से आपकी जीएफआर एक वैल्यू होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कैलकुलेट करेंगे कि किस वैल्यू की आपकी वो किडनी फंक्शन आ रही है और आप किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। उन्होंने बताया कि किडनी छोटी हो गई है। किडनी छोटी तब हो जाती है जब किडनी में डैमेज ज़्यादा हो जाता है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। जब किडनी शुरू में सूज जाती है, इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वो ऐसी फेज होती है जब हम किडनी को, अगर बीमारी को हटा देंगे तो फंक्शन नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर एक बार किडनी छोटी हो जाती है तो चांस कम होते हैं कि किडनी जो है नॉर्मल हो पाएगी। लेकिन हम उस स्टेज में उसको रोक सकते हैं। जितना भी फंक्शन अभी उनका बचा होगा उसमें दवाइयों से उसको रोक सकते हैं और वो आगे का जीवन नॉर्मल जी सकते हैं। इसलिए अभी कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। एक आप अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को आएं और इसका प्रॉपर इलाज कराएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक अनुपम त्रिपाठी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि शरीर में सोडियम पोटेशियम के बैलेंस की किडनी रोग में क्या भूमिका है, इस संतुलन को ठीक कैसे रखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है मिश्रा जी। हमारी किडनी का जो मेन फंक्शन ही यही है, जो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम इन्होंने बोला। तीसरा होता है हाइड्रोजन आयन, जो हमने पहले बताया एसिड, हमारे जो ब्लड में एसिड बनता है उसको हाइड्रोजन आयन H+ आयन बोलते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसमें हम क्लोराइड और जोड़ दें, ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मेनली जो बैलेंस है वो किडनी ही मेंटेन करती है। अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसी पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। और ऐसी जो एसिड है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। तीनों ही कारणों में अगर चाहे कम हो कि बढ़ता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियां आ जाती हैं। और उसमें सबसे कॉमन देखा गया है, अगर आपका हार्ट का पोटेशियम, बॉडी का पोटेशियम कम हो जाता है, आपके हार्ट की धड़कन तेज हो जाती हैं और कई बार पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसे अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए आपकी बॉडी में तो आपको जो है टेटनी, यानी कि मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू कर देती हैं कि जैसे कि दौरा पड़ गया है, और आपको वो जानलेवा भी हो सकता है। उसी तरह से अगर किसी को सोडियम की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, क्योंकि किडनी खराब हो गई है, तो आपको दिमाग में पानी भर सकता है। और अगर हम उसको इलाज ढंग से ना करें, हमेशा के लिए आपका दिमाग भी बंद हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन किडनी हमारा करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि कैसे इसको मेंटेन करें। तो अगर हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहला आपको अपने खान पान में नॉन वेज कम खाना है। हम इसलिए बार बार नॉन वेज को बोल रहे हैं क्योंकि नॉन वेज के अंदर एक स्पेशल तरह का प्यूरिन्स होते हैं जो किडनी पे ज़्यादा वो मेटाबलाइज होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं तो आपकी किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ता है और उसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। दूसरा, शराब पीना और तंबाकू पीना, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली किडनी को खराब करती हैं और आपके सोडियम पोटेशियम बैलेंस को खराब करती हैं। चौथा, पानी की मात्रा नॉर्मल रखना। पांचवा, कई बार दवाइयाँ आप लेते हैं ब्लड प्रेशर की, जैसे डाययूरेटिक्स बोलते हैं, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है। अगर आप ओवर यूज़ करेंगे उस दवाइयों का तो आपकी ये मात्रा सोडियम पोटेशियम की गड़बड़ा सकती है। तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें और समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक श्री राम रिछारिया हमारे मूल गांव धवर्रा से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम गांव में भाजीदार सब्जियां, भाजी ज्यादा खाते हैं। कई बार ऐसी धारणा है कि इनके कारण भी किडनी में प्रॉब्लम होती है, इसको कम खाना चाहिए। तो यह मिथ्या है या सत्य है? देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि क्या खाने से पथरी ज़्यादा बनती है। तो हम बताना चाहेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में खाएंगे उसी चीज़ की पथरी बन जाएगी। ये एक आपको मैं कॉमन स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। अगर आप हरी पत्ते सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, जिनको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, तो आपकी पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट प्रकार की पथरी होती है जो ज़्यादा बन जाती है। दूसरा, अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड पथरी ज़्यादा बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम टमाटर ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारी पथरी बन जाएगी। तो कोई भी चीज़ अगर आप हफ्ते में 3-4 बार से ज़्यादा खा रहे हैं
उसकी मात्रा उसको वहीं आपके रख देना ब्लड में और यूरिन में ज़्यादा बन जाती है और वो पथरी बना देती है। तो हमारा संदेश है सबके लिए कि जो भी खाना आप अपने घर में बनवाते हैं, हफ्ते में उसको 2 बार से ज़्यादा रिपीट ना करवाएं। खाने का मेनू चेंज करते रहें, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो। अगर आप कोई भी मात्रा ज़्यादा खाएंगे एक हफ्ते में, उसी के पथरी बनने के चांस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अनूप जी। आपने बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश के प्रश्न उत्तर बताए हैं। मेरे पास लगभग 324 प्रश्न अभी तक आए हैं। मैंने उनको कुछ क्लब कर दिया है। हमारे अनेक दर्शक हैं जो सतना, रीवा, सीधी, शहडोल से जुड़े हैं। संजय साय जी, उनकी पत्नी मंजू साय, अवधेश शुक्ला जी, जेके सिंह जी भोपाल से हैं, श्री बेटा शुक्ला हैं। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, एक सचिन शुक्ला हमारा न्यास का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। उसका बेटा अभी 9 साल का है और उसको हर तीसरे दिन डायलिसिस करना पड़ता है। वो मुझे कई बार मदद के लिए बोल भी चुका है। आर्थिक स्थिति भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है। वो बड़ी आशा में जी रहा है। मैं उससे बार-बार कहता हूँ कि किडनी का ट्रांसप्लांट करा ले। किडनी ट्रांसप्लांट में कोई उसको पारिवारिक मित्र भी मिल नहीं रहा है। खर्चा भी बहुत अधिक है। क्या ऐसे सचिन शुक्ला जैसे मरीजों के बारे में भारत सरकार की कोई योजना होती है? वो मेरे से बार-बार कहता है कि मुझे एक डायलिसिस का छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट दिला दीजिए, जिससे मैं अपने घर पे कर सकूँ। इसके लिए और हमारे बाकी दर्शकों के लिए एक ऐसा कोई सुझाव दीजिए, जिससे वो अपने बच्चे का ठीक से जीवन यापन कर सकें। और आज आपकी चर्चा से मुझे पता चला है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। किडनी के मरीज की शादी भी हो, विवाह भी करे, बच्चे भी पैदा हों और लंबे समय तक जी सकता है। तो ऐसे सचिन शुक्ला सतना के हमारे कार्यकर्ता के लिए आपसे राय जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये हमारे कई भाइयों के मन में आता है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक महँगा प्रोसीजर है, कैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे? तो हम बताना चाहेंगे जो भारत सरकार है, इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं पिछले कुछ सालों में। और कुछ ऐसे अस्पताल हमारे भारत सरकार के हैं, जिसमें सफदरजंग अस्पताल हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सारी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ऑपरेशन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, कई बार वो 2-2 लाख, 3-3 लाख की दवाइयाँ होती हैं, वो भी फ्री में दी जाती हैं। और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद आपको पता है लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वो दवाइयाँ भी हमारे भारत सरकार सफदरजंग अस्पताल में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करा रखा है। तो यानी भारत सरकार और जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, इन सब के सहयोग से ऐसे कई अस्पताल हैं जहाँ पर सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। जैसे हमने बताया सफदरजंग अस्पताल में भी अवेलेबल है। तो पहली बात तो पैसे की तो आप चिंता ना करें। अगर आपके पास डोनर अवेलेबल है, आप सफदरजंग अस्पताल में आ सकते हैं। आपका ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार की सुविधाएं उपलब्ध है। नंबर 2 क्वेश्चन है कि डोनर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? नाउ ये एक बड़ा प्रश्न है। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में हर साल 2 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिलते कितने हैं? 10,000। यानी हर साल 1,90,000 किडनियों की हमारी डेफिशिएंसी रह जाती है। हर साल ये ऐड होती जा रही है और इनमें से कई हमारे भाई-बहन डायलिसिस पर रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली कई बार डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसके लिए जो दूसरा सुझाव ये है कि अगर हम कैडेवर डोनेशन यानी कि जो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं, वो अपने ऑर्गन को दान दे देते हैं, उस ऑर्गन को हम नीडी लोगों में लगा सकते हैं। तो भारत सरकार ने इसमें भी एक बड़े अच्छा कदम उठाया हुआ है। और हम आप जानते हैं कि नोटो एक संस्था है भारत सरकार की, जो इस एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जिन लोगों के पास किडनी अवेलेबल नहीं है, डोनर अवेलेबल नहीं है, वो अपना नाम एक अच्छे सेंटर में जाके इसको हम बोलते हैं कैडेवरिक डोनेशन या डिजीज डोनर डोनेशन के लिए नाम अपना लिखवा सकते हैं। और उसमें अगर इनकी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है कि इनका नंबर आ जाए। कोई भाई बहन हमारा अगर अपना किडनी डोनेट करता है तो वो इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, लॉ के अनुसार एक प्रक्रिया होती है, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है और उसमें जो नंबर्स के हिसाब से जो प्रायोरिटी होती है उसको दी जाती है। तो इसलिए इनका सुझाव मेरा ये रहेगा शुक्ला जी के लिए, पैसे की चिंता आप ना करें। पैसा तो आप देखिए भारत सरकार ने इसको बिल्कुल मुफ्त किया हुआ है। सफदरजंग अस्पताल में आप आके फ्री में करा सकते हैं। जहाँ तक डोनर का सवाल है, आप आके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं कैडेवर डोनेशन के लिए और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको किडनी मिल भी सकती है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना फिर चाहेंगे, जैसे आपने शुरू में बोला, यहाँ हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, हम सब लोग आगे आएँ और ऑर्गन्स डोनेशन के लिए प्लेज करें। अगर हम सब अपने ऑर्गन को प्लेज करेंगे तो शुक्ला जी जैसे नीडी लोग जिनके बच्चे
इतने सालों से वेट कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उनका हम भला कर पाएंगे। तो हम सबका कर्तव्य है, हम आगे आएं, अपनी किडनी को डोनेट करने का प्लेज करें, अपने रिश्तेदारों को प्लेज करवाएं, और ये किडनी या और ऑर्गन्स किसी नीडी के काम आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने शुक्ला जी जैसे मरीजों के लिए कही है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से न्यास की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि मैं इनको दिल्ली तक लाने का जो भी आपके पास पहुंचने में सहयोग है मैं करूंगा, और इनके बच्चे को लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे पास और भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है समय हो गया है। आप बीच में चाय पानी ले सकते हैं, 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबसे बढ़िया हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, ये डॉक्टर मनोज मिश्रा मॉस्को से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मैं हर एक चर्चा में भाग लेता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया है उससे मेरे आंखें खुली की खुली रह गई हैं। बहुत धन्यवाद मनोज भाई। एक हृदय खरे जी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं फरीदाबाद में, वहां से लिख रहे हैं, बार बार स्टोन बनता है, उसको रोकने का क्या उपाय है? ये बिल्कुल बड़ा ही वाजिब प्रश्न है मिश्रा जी, कि पथरी बन जाए और बार बार होने का कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, अगर किसी को एक बार पथरी बन गई है किडनी में, दोबारा पथरी बनने के चांस उसके 5 से 6 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या बचाव हैं? नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बार बार बता रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाइए। पानी की मात्रा बढ़ाइए का मतलब 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज पीना ही पीना है, यानी 8 से 10 गिलास पानी। मतलब ना सिर्फ वाटर, आप बटर मिल्क पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, या नारियल पानी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। तो ये पानी की मात्रा बढ़ाइए। दूसरा हमने बताया कि खान पान में आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो भी आप खाते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार से ज़्यादा उसको रिपीट ना करें। जो भी चीज़ हम ज़्यादा रिपीट करते हैं उसी उसी मात्रा का हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो पथरी बना देता है। तीसरा, नॉन वेज, हम बार बार वही बता रहे हैं, नॉन वेज आपको कम खाना है, नमक कम खाना है। नमक जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बनता है और उनको स्टोन ज़्यादा बनता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी पहले बीमारी रही है, जिसमें किडनी की कोई बीमारी है या पेशाब के रास्ते बीमारी है, समय समय पे उसका उपचार कराएं। तो इसलिए ये तो हो गए आपके बेसिक जो हमने बताया। उसके बाद आते हैं कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन। एक टेस्ट होते हैं जो हम पेशाब में और खून में करते हैं उन पेशेंट्स जिनको बार बार खून जो है पथरी बन जाती है। तो ये टेस्ट हम अपने पेशेंट्स में करवाते हैं। इसमें कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी सामने आती हैं, उनको फिर हम ठीक करते हैं। तो हमारा सुझाव रहेगा, जिन जिन भी दर्शक जो सुन रहे हैं उनको पथरी बार बार बनती है, आप जाकर एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो आपका प्रॉपर एक मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करवाएंगे, और जो भी बीमारी सामने आती है उसका इलाज वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में जो मैंने आपको जनरल अभी मेजर्स बताए हैं वो करने बहुत जरूरी हैं। वो अगर आप फॉलो करते हैं तो इन जनरल आप पथरी से बच के रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक प्राइमरी टीचर है मध्य प्रदेश से हमारे रामस्वरूप जी, बिजावर से। ये लिख रहे हैं कि मेरी बेटी की 1 वर्ष से दोनों किडनी खराब हो गई हैं, 37 ईयर एज है, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें जिससे मैं वेबिनार के माध्यम से कम खर्चे में अच्छा इलाज करा सकूं, क्योंकि इनकी शिक्षक हैं, बेटी 37 ईयर की है, बच्चे भी हैं, तो इनको कहाँ पे इलाज कराना चाहिए और बार बार आने जाने में असुविधा ना हो? क्या हमारे मध्य प्रदेश में ही कहीं इसका इलाज संभव होगा? देखिए, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया प्राइवेट अस्पतालों में बड़ी महंगी है, 6 से 7 लाख रुपए के मिनिमम लग जाते हैं। तो हम बताना चाहेंगे, ग्वालियर में जैसे ये रहते हैं, ग्वालियर के नियरेस्ट जो है, आप जो बड़ा, क्योंकि ये जो सुविधा है बड़े सेंटर्स में ही अवेलेबल हैं, छोटे सेंटर्स में ट्रांसप्लांट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो जो बड़े सेंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर सरकार ने गरीब लोगों के लिए स्पेशल योजनाएं शुरू कर रखी हैं। जैसे जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीब रेखा वाला कार्ड है, उसको वो फ्री ट्रांसप्लांट के लिए अलाउ कर देते हैं। कई स्टेट्स में ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें गरीब लोगों को फ्री ट्रांसप्लांट कराया जाता है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो हमने बताया है कि सफदरजंग में तो ऑलरेडी हम फ्री कर ही रहे हैं। तो अब ये देखें, मध्य प्रदेश में अगर ये रहते हैं, वहाँ से उनके जो नियरेस्ट सेंटर, जो बड़े सेंटर हैं जो हम बता सकते हैं, वो या तो चंडीगढ़ में जा सकते हैं, पीआई चंडीगढ़ है,
लखनऊ में जा सकते हैं, लेकिन लखनऊ में नॉर्मली पैसा लगता है, लेकिन अगर गरीब मरीज है तो वो उसके लिए माफ़ भी करा सकते हैं। उसके अलावा अगर दिल्ली आना चाहें तो दिल्ली में वो सफदरजंग में आ सकते हैं, और एम्स अस्पताल में भी कुछ लोगों में फ्री अवेलेबल वो करते हैं योजना के अंतर्गत, जो उसमें प्रधानमंत्री योजना भी है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब लोगों के लिए योजना से पैसे उनको मिलते हैं। तो ये कुछ एक योजना है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं, तो इसलिए वो अपना देख लें कि कहाँ उनको नियरेस्ट पड़ता है, वहाँ जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने अभी अभी प्रश्न पूछा है कि मेरे को अनेक बीमारियां एक साथ घेरी हुई हैं, उनमें किडनी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, और हमको हार्ट में लीकेज भी है। तो क्या ऐसे जो मल्टी ऑर्गन्स प्रॉब्लम है, इनके लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में भाग-दौड़ करना पड़ेगी, या आप जैसे बड़े अस्पताल के प्रमुख हैं, वहाँ पे सब सुविधाएँ एक साथ ही हो सकती हैं? देखिए जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया, इनको मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने बताया हार्ट में प्रॉब्लम है और किडनी में भी शायद प्रॉब्लम बता रहे हैं। किडनी उसके में लिए भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो बड़े भारतवर्ष के जो गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जिसको हम टर्शियरी रेफरल सेंटर बोलते हैं, वो बड़े माने हुए जैसे अस्पताल हैं, एम्स सफदरजंग है, या पीजीआई चंडीगढ़ है, या एसजीपीजीआई लखनऊ है। ये बड़े सेंटर्स में अगर आप जाते हैं, वहाँ पर सारी जो सुपर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर होते हैं, वो एक ही बिल्डिंग में होते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ती है। आप किसी भी एक डॉक्टर को जाएँ, चाहे आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो अपने आप आपका कंसल्टेशन बाकी डॉक्टर से करवा देते हैं। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप एक बड़े अस्पताल में जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सारी अवेलेबल हैं, चाहे कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, वहाँ पर सारी अवेलेबल है, वहीं पर जाएँ। वहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ एक ही बिल्डिंग में मिल जाएँगी और आपको जगह-जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक आखिरी प्रश्न है, जिसको पूछते हुए मैं अपनी बात को शायद पूरा करूँगा। एक हमारे सीधी रीवा से एक कार्यकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका नाम तो नहीं आएगा। यूरिन ट्रैक्ट में स्ट्रक्चर आने से या यूरिन फ्लो कम आने से क्या किडनी अफेक्टेड होती है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। अगर पेशाब के रास्ते में, जैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डायग्राम एक दिखाया था कि जो किडनी होती है उसके नीचे एक नली आती है, और उसके बाद जब हम पेशाब करते हैं तो वो भी एक यूरेथ्रा के थ्रू करते हैं। तो इस पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी रुकावट आ जाए, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। चाहे वो यूरेटर में स्ट्रक्चर हो, या किडनी के उसको पेल्विक स्ट्रक्चर यानी प्यूज ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, या पेशाब के नीचे जहाँ से हम पेशाब करते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो। अगर ये रुकावट हो जाती है और इसका समय पे इलाज ना करें, तो समय के साथ ये गुर्दे को खराब कर देती है। तो जिस भी दर्शक ये सुन रहे हैं, जिनको ये परेशानी है कि वो पेशाब या तो उनका फ्लो कम आ रहा है, पेशाब की धार 2 या 3 धार में पेशाब कर रहे हैं, या उनको पता है कि उनके पेशाब में स्ट्रक्चर है, वो पेशेंट ज़रूर जाके पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए और समय पे इसका इलाज कराइए, क्योंकि अगर आप समय पे इसका इलाज नहीं कराते हैं, समय के साथ आपके दोनों गुर्दे या एक गुर्दा खराब हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इलाज समय पे कराया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक अविनाश शर्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव है, अत्यधिक हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, इसका किडनी पर कोई असर होगा क्या? यदि है तो इसको कैसे बचना चाहिए? क्योंकि कोविड की तकलीफ में बहुत लोगों को भारी-भारी दवाई दे रहे हैं और प्रयोग ही चल रहे हैं। तो इसमें कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये बहुत अगेन ज़रूरी प्रश्न है कि जो लोग जिनको कोविड हो रहा है, और कोविड जिनमें सीवियर कैटेगरी का हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर पेशेंट में 90% में तो माइल्ड होता है। बट जिन पेशेंट में दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं। तो उनमें या तो आप हमने बताया था शुरू में स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स एक दवाई होती है जो टैबलेट के फॉर्म में या आईवी रूट से देते हैं। अगर वो दवाई आप एक डॉक्टर के सुपरविज़न में ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपका समय-समय पे जाँच करते रहते हैं। आपका किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करते रहते हैं, यूरिन टेस्ट करते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं किडनी पे असर तो नहीं पड़ रहा है। उनको ये भी पता होता है कि कौन-सी दवाइयाँ किडनी को नुकसान पहुँचाती हैं। तो जो भी दवाइयाँ आप लें, मेरा पहला सलाह है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ही लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है, कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे रहा है,
नॉर्मली एंटीबायोटिक जो है कोविड में कुछ ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती हैं। कुछ एक दवाइयाँ हैं जो गले खराब में दी जाती है, या इन्फेक्शन अगर आपको ऊपर से हो गया है तब दी जाती हैं। तो वो दवाइयाँ भी डॉक्टर, अगर आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो डॉक्टर पूरा चेकअप करके ही आपको दवाइयाँ देंगे। और अगर कोई ऐसी दवाई जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, यानी वो किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है, चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, डॉक्टर्स को पता होता है कि कौन सी दवाई है, वो नॉर्मली उसको नहीं देते हैं। लेकिन अगर अगर आप अपनी मर्जी से दवाई खा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप वो गलत दवाई खा लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी दवाई आप खाएँ, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे पेन किलर हो, बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएँ। और जो चेकअप कराना चाहिए, वो डॉक्टर समय-समय पर आपका चेकअप कराएँगे, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि उनको पता है कि कौन-सी दवाई किडनी पे असर कर सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे प्रोफेसर नायक जी महाराजा कॉलेज छतरपुर से पूछ रहे हैं कि नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और इसी प्रकार से अन्य बीमारियां जो हैं, इनके अलग-अलग विशेषज्ञ हैं या सब एक में ही इनका इलाज होता है? क्योंकि नहीं, आज नहीं। विज्ञान काफ़ी आगे हो गया है। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जो हमारे ग्रामीण दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज से 20 साल, 25 साल पहले क्या होता था कि डॉक्टर स्पेशलिटीज़ कम होती थी। मेडिसिन डॉक्टर, सर्जरी डॉक्टर, बस 2 ही स्पेशलिटी होती थी, और ये लोग सभी बीमारियों को देखते थे। अब क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हर एक ऑर्गन का एक डॉक्टर बन गए हैं। जैसे किडनी के, पेशाब के डॉक्टर हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ बताना चाहेंगे, लोगों में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूरोलॉजिस्ट है कौन होता है और नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होता है। तो देखिए बहुत सही। हाँ, ये बताना चाहेंगे, जो डॉक्टर यूरोलॉजी वो होता है जो बीमारियां सारी देखता है, चाहे किडनी हो, चाहे ब्लैडर हो, चाहे प्रोस्टेट हो। वो ना सिर्फ आपको दवाई देता है, बल्कि आपकी सर्जरी भी कर सकता है। वो डॉक्टर होता है यूरोलॉजिस्ट। जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, नॉर्मली वो आपकी किडनी फेलियर में देखता है, किडनी इन्फेक्शन में। ये 2 बीमारी वो देखता है, किडनी फेलियर या किडनी इन्फेक्शन। लेकिन वो आपके ट्रांसप्लांट में भी आपको हेल्प करता है, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर सकता है। वो आपको सिर्फ दवाइयाँ दे के सर्जन यानी यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। तो इस तरह से 2 डॉक्टर अलग हो गए। तीसरा उन्होंने पूछा कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे ही वो हार्ट के डॉक्टर हो गए। तो आजकल सब डॉक्टर आपके एक ऑर्गन स्पेसिफिक हो गए हैं। तो अगर आपके पास ये सुविधा है, तो मैं आपको ज़रूर ये आग्रह करूँगा कि आप उसको सुविधा का लाभ उठाएँ। अगर आप एक बड़े सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पर ये सुविधा मिलती है। तो इसलिए जो ऑर्गन स्पेसिफिक बीमारी है, अगर वो आपके पास डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है, तो आप उसी को दिखाएँ। लेकिन अब ये भी हमें पता है, भारतवर्ष में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, और हर एक एरिया में ऑर्गन स्पेसिफिक डॉक्टर नहीं मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे केसेस में आप अपने एरिया में जनरल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यानी जनरल मेडिसिन वाले को, जनरल सर्जरी को दिखा सकते हैं शुरू में। और अगर उसको लगता है कि बीमारी काफ़ी खराब है, तो वो आपको रेफर करके एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक सतना से एक दर्शक बता रहे हैं कि उनके बेटे की 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। ऐसे भी अवसर आते हैं क्या? बिल्कुल, आपने बहुत ही एक कॉमन एक बीमारी है कि कई बार किडनी हम लगाते हैं, लेकिन 4 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें किडनी खराब हो सकती है। किडनी खराब होने के कई कारण देखे गए हैं। पहला कारण कि सर्जरी ढंग से नहीं हुआ, जो कि नॉर्मली कम होता है, बट एक कारण है। दूसरा कारण कि मरीज कई बार फ़ॉलो-अप में रेगुलर नहीं आ पाता है। हमने उसको दवाइयाँ दी हैं, जैसे हमने, आप जानते हैं, सारी ज़िंदगी भर उसको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो, क्योंकि आप देखते हैं किडनी हमने किसी और आदमी की लेके आपके बॉडी में लगाई है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो उस किडनी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें दवाइयाँ देके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना पड़ता है, ताकि वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। अगर वो रिजेक्ट कर देगा ऑर्गन को, तो ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो अगर आपके जो मरीज हैं हमारे, वो समय पर फ़ॉलो-अप में नहीं आते हैं, दवाइयाँ टाइम से नहीं खाते हैं, तो उनको किडनी खराब हो सकता है। कुछ एक बीमारी ऐसी हैं जिसमें किडनी खराब हो सकती है, सब कुछ ठीक हुआ, फिर भी 5 साल के बाद किडनी खराब हो जाती है। तो वो बड़ी अनकॉमन बीमारियाँ हैं, वो बहुत रेयर हैं। लेकिन ज़्यादातर कारण हमने देखे हैं कि या तो कभी वह सर्जरी ढंग से नहीं हुई, या मरीजों की लापरवाही हुई और मरीज ने फ़ॉलो-अप में नहीं दिखाया। तो हमारा आग्रह है, जिन भी जो पेशेंट ट्रांसप्लांट कराते हैं, प्लीज़ समय-समय पर फ़ॉलो-अप में जाएँ। जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं, समय पर जाकर अपना इलाज करवाएँ और दवाइयों को रेगुलर सेवन करें। अगर आप ये फ़ॉलो करते हैं,
तो ट्रांसप्लांट फेलियर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस चर्चा में अभी तक मैं देख रहा हूँ लगभग 1800 अटेंडीज हमारे साथ जुड़े हैं, मोबाइल में, कैमरों में। इनकी फाइनल संख्या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में बाद में आएगी। और आपसे कई दर्शकों ने आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। एक सिद्धार्थ झारिया सतना से लिख रहे हैं, नो क्वेश्चन बट थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन ग्रेट वे। थैंक यू सर, आपके तरीका, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदी भाषा में बताएंगे तो लोगों को ठीक ढंग से अच्छी सेवा नीचे तक पहुंच पाएगी। और सफदरजंग अस्पताल इस बात को बड़ी नीचे तक पहुंचा रहा है कि आम आने वाले व्यक्ति का, मरीज का ठीक ढंग से स्वागत हो, उसका इलाज हो। और आप बड़ी तन्मयता से इस कोविड काल में भी सेवा कर रहे हैं। पूरे डॉक्टरों को, डॉक्टर्स की टीम को पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास धन्यवाद देता है। मैं भी अपने गांव में ऐसे कैंप आयोजित करता रहता हूं। अभी तक हमने 14 शिविर आयोजित किए हैं। कोविड के कारण इस साल अगस्त महीने में हमारा शिविर नहीं हो सका। हमारी पहली परिचर्चा मई में शुरू हुई थी। डॉक्टर नरेश त्रेहान जी उस परिचर्चा में भाग लिए थे। लगातार हजारों मोबाइल से परिवार के साथ बैठ बैठ के लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ फोटो भेजूंगा। आज एक एक मोबाइल से, टीवी से जोड़ते हुए 30-30, 40-40 लोग समूह में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे न्यास के अनुरोध को स्वीकार किए। हमारे बीच में फिजिकल दूरी की अधिक है, हम आपका कुछ पुष्पगुच्छ देके भी सम्मान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। और इस पूरी परिचर्चा में हमारे प्रेम गुप्ता जी, सुरेंद्र अग्रवाल, राजेश अग्नोत्री जी, राकेश अग्नोत्री जी, अशोक गुप्ता जी और कल्याण सिंह जी, इंजीनियर प्रेम जैन जी, जानवी त्रिपाठी, नीता सोनी, सीमा यादव, बहुत इन लोगों ने मेहनत की है, समाचार पत्रों में जगह दी है। कमलेश चौबे भोपाल से, श्रीमान जेके सिंह जी, बहुत लोगों ने अपने अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया है। मैं प्रवीण गुप्ता जी, प्रदीप खरे जी, मोहित मिश्रा, सबका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास को 3 साल हुए हैं। इन 3 सालों के कार्यों के लेखा जोखा पे हमने एक पुस्तिका जारी की है। और पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह माननीय दत्तात्रेय होसवाले जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। आप सबके उपयोगार्थ, अवलोकनार्थ हम यह पुस्तक देंगे और अनुरोध करते हैं कि पुनः एक अन्य टॉपिक पर आपसे फिर से मिलना होगा। दोबारा दूसरे दर्शक भी जुड़ पाएंगे। आज की इस परिचर्चा में किसी के कुछ प्रश्न छूट गए होंगे, शायद उनको धन्यवाद देने में नाम भी रह गए होंगे, इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमान अवधेश शुक्ला जी, लालन चतुर्वेदी जी, राधे जी, सबका मैं हृदय से एक बार धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम ऐसे दीनहीन गरीब मरीजों को भेजते रहेंगे। आप सदैव की भांति उनका सहयोग करते रहें, यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, मुझे आज बुलाने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करूंगा जो आपके न्यास संस्था से जुड़े तमाम लोग हैं और जितने दर्शक आज हमें सुन रहे थे, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। हम शुरू से ही चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष में सब लोग हेल्दी रहें और उसी कदम की तरफ ये आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है। आप समय समय पर गरीब लोगों की हेल्प करते रहते हैं और हम इस काम में आपके साथ बिल्कुल हर वक्त उपलब्ध हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम इसमें हेल्प करेंगे। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, जितनी सेवा हम कर सकते हैं हम उसको करेंगे। तो हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा दर्शकों को सही दिशा देते हैं और इसलिए हम इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारे कुछ भाई बहनों को जरूर इसका फायदा मिलता है। और आज आपने हमें इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और आगे भी हम इसमें जुड़े रहेंगे, अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकें, कैसे उनके मिसकंसेप्शन, जो उनकी भ्रांतियां, उसको दूर कर पाएं और कैसे हम एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लोग इस परिचर्चा में आज नहीं जुड़ पाए, कुछ बीच में थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी आई थी, यह पूरा वीडियो आज रात तक हम एडिट करके डॉक्टर साहब के साथ के मुख्य अंश पूरा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के YouTube चैनल पर डाउनलोड करके अपलोड करेंगे और
आप उसको बार-बार सुन सकते हैं। जिसके प्रश्न में जो उत्तर दोबारा लेना चाहते हैं, उस यूट्यूब में जाकर के इसको पुनः सुन सकते हैं। पुनः धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।